देश हित में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अब अमेरिका भी भारत के साथ ताल ठोक रहा है। जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक साथ। भारत चीन तनाव के बीच अमेरिका साफ कर चुका है कि वो भारत के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी अब चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाने के लिए तैयार है। देश हित में आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि चीन के खिलाफ अमेरिका की हुंकार के मायने क्या है, मतलब क्या है। भारत चीन के बीच ताजा विवाद में अमेरिका के आने से किस तरह चीन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और चीन के लिए कैसे अब इस ग्लोबल गठबंधन से पार पाना मुश्किल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अब चीन से हर कोई परेशान है, चीन के विस्तारवाद से हर कोई परेशान है। विस्तारवाद चीन की दरअसल स्टेट पॉलिसी है, आधिकारिक बल्कि नीति है, और इसी वजह से उसके अपने जो पड़ोसी हैं वो भी सीमा विवाद में ऐसे ही उलझे हुए चीन के साथ। फिर चाहे वो भारत उसका पड़ोसी हो, नेपाल उसका पड़ोसी हो, इस सूची से आप हालांकि पाकिस्तान को थोड़ा अलग कर दीजिए क्योंकि पाकिस्तान तो चीन का गुलाम है, लेकिन चीन को अब ये लग रहा है कि अगर गलवान में अकेले भारत चीन का गुरूर मिट्टी में मिला सकता है तो फिर सोचिए अमेरिका और भारत मिलकर किस तरह चीन की विस्तारवादी नीति पर ब्रेक लगा देंगे। डरा हुआ है चीन, पूरी तरह से बौखलाया हुआ है चीन बेचैन है, चीन डरा हुआ है, और ये बेचैनी और डर उसके सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी दिख रही है। आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि माइक पोम्पियो के बयान के बाद से सोशल मीडिया पर चीन से जुड़े कई हैशटैग्स इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। इनमें तीसरे विश्व युद्ध की, जी हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं। अब आप दरअसल दुनिया के नक्शे पर गौर करिए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो कौन देश किसके पक्ष में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपको जाननी चाहिए। तो अगर अमेरिका और चीन के बीच ये वर्ल्ड वॉर होती है, शुरुआत होती है, तो इंग्लैंड अमेरिका के साथ होगा, फ्रांस अमेरिका के साथ होगा, जर्मनी अमेरिका के साथ होगा, और इजराइल किसका साथ देगा? अमेरिका का। लेकिन ये देखिए ना, ये अमेरिका भारत के साथ तो सारे हमारे साथ होंगे। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल अगर अमेरिका के साथ और अमेरिका हमारे साथ तो सब हमारे साथ। पश्चिम एशिया में सऊदी अरब भी अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी और वो भी अमेरिका का साथ देगा। चीन के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका आ गया है। जैसा कि माइक पोम्पियो ने कहा, अमेरिका के दोस्त भारत का साथ देंगे। जी हां, अमेरिका के दोस्त भारत का साथ देंगे। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका का विरोधी है, इसलिए आशंका है कि वो विश्व युद्ध जैसे हालात में चीन का साथ दे सकता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि भारत और रशिया के बीच बहुत ऐतिहासिक संबंध है। आप देख भी रहे हैं, रूस की यात्रा पर भी राजनाथ सिंह गए। अगर कभी भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में उलझा तो सबसे पहले रशिया ही भारत का साथ देगा। लेकिन अमेरिका के साथ यहाँ पर इस इक्वेशन को भी समझिए कि अमेरिका और रशिया की इक्वेशन क्या है, दोनों की बनती नहीं है। इसलिए संभव यह है कि रशिया डिप्लोमेटिकली रहे और खुलकर भारत का साथ ना दे। हालांकि आपने गौर किया होगा, हमने पाकिस्तान के बारे में आपको नहीं बताया क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। आज वो चीन के कहने पर चल रहा है, वो इधर हो या उधर हो, वो कहीं का नहीं है वैसे, इसलिए हमने उसका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। और भविष्य में कोई और देश अगर आर्थिक मदद दे तो शायद पाकिस्तान उसके कहने पर चलने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। चीन अपने पड़ोसियों की जमीन हड़प लेना चाहता है। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा भू माफिया मुल्क कहा जाता है चीन को। नेपाल के 11 जिलों में चीन ने करीब 64 हेक्टेयर जमीन कब्जा रखी है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि भूटान पर भी चीन की नजर है, और तिब्बत को तो ना तो सिर्फ चीन ने हड़पा है बल्कि तिब्बत पर कब्जा करने के लिए PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि वहां की कम्युनिस्ट सरकार की, कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, उसने तिब्बत में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, लामाओं को मारा, लाखों लोगों का नरसंहार किया। यहाँ तक कि तिब्बत में महिलाओं का शारीरिक शोषण तक किया है PLA ने। ऐसे मरता है ना, मराता है, ऐसा खींचता है, ऐसा खींचता गुरु लामा जी को मंदिर में। फिर वो मीट इस मंदिर के अंदर में बना दिया, इस मीट वगैरह भी मंदिर में डाल दिया, मंदिर के वो सब कुछ नीचे उतार दिया। पूजा करने का कुछ नहीं देता ना, पूजा करने के पूजा करेगा तो उसको क्या गंध मरता है। हर शब्द में दर्द है, हर बात में चीन के खिलाफ आक्रोश है। ये चीन की बर्बर सेना के रक्त चरित्र पर सबसे बड़ी गवाही है, और ये गवाही दे रहे हैं तिब्बत के वो निर्वासित जो चीन के जुल्म का शिकार हुए।
और जी न्यूज पर आज तिब्बत के लोगों का दर्द आपका कलेजा चाक कर देगा। लद्दाख के ओंगलिंग गांव में करीब 2400 तिब्बती नागरिक रहते हैं। ये लोग 60 के दशक में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद भारत आए थे। इन लोगों से सुनिए चीन की सेना के अत्याचारों की सबसे बड़ी गवाही। 60 और 70 के दशक में चीन ने तिब्बत में कत्ले आम मचाया। जिन तिब्बतियों ने चीन की बातों को मानने से मना कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। लगभग 10 लाख से ज्यादा तिब्बतियों को चीन ने मार दिया। ये हैं कार्लसन डोलकर। इनकी उम्र 73 साल है। तिब्बत में चीन ने जब नरसंहार किया तो ये सिर्फ 12 साल की थी। चीन की सेना का अत्याचार इतना भयंकर था कि आज भी जब वो वक्त याद करती है तो सहम जाती है। ऐसे मरता है ना, मराता है, ऐसा खींचता है, ऐसा खींचता गुरु लामा जी को, बड़ा बड़ा आदमी को मरता है। हाँ, ऐसे फिर वो ये हाथ ने और डंडा मरता है। फिर बहुत आदमी मारा है, कोई लामा जी बहुत मारा है। वो काबरा जी ना पूरा फिंग देता है, ये बहुत खराब है, बॉल करके पूरा फिंग देता है और ऐसा करता है। ना ये दर्द इकलौता है ना ये कहानी। तिब्बत के लोगों के साथ चीन के खूनी चरित्र का सिलसिला लंबा है। तिब्बत में चीन के सैनिकों ने लामाओं को मारा। पीएलए ने तिब्बत के लाखों लोगों का नरसंहार किया। चीन के सैनिकों ने तिब्बत में मठों को तोड़ा। तिब्बत के मठों में मांस पकाते थे पीएलए के सैनिक। तिब्बत में बौद्ध धर्म को खत्म करने की कोशिश की। पीएलए ने तिब्बत में महिलाओं का शारीरिक शोषण किया। बलात्कार भी होते हैं। ऐसे प्रिजन में होता है तिब्बती महिलाओं के ऊपर वो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके। ऐसे भी चल रहा है। सालों से चीन की गुलामी की बेड़ियों में कैद तिब्बत के लोग अब आजादी चाहते हैं। तिब्बत से निर्वासित कई लोग भारत में हैं और अब इनकी बस एक ही मांग है कि दुनिया इन पर हुए जुल्म की ओर ध्यान दे। चीन की बर्बरता की कहानी आज तिब्बत के राष्ट्रपति ने जी न्यूज पर सुनाई। वैसे चीन में आप जानते हैं बौद्ध धर्म को माना जाता है, लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जो पड़ोसी मुल्कों पर कब्जा करने के लिए बौद्ध धर्म पर भी हमला करने से बाज नहीं आता है। चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद किस तरह से अत्याचार ढाए वो हम आपको लगातार लोगों की जुबानी ही सुना रहे हैं। कई बौद्ध मठों को तोड़ दिया गया, 58% मठों को तोड़ दिया गया, 98% लामाओं को गिरफ्तार किया गया, उन पर अत्याचार किया गया। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का ये 6वां दिन है। आपको बता दें, जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में तिब्बत में चीन के अत्याचारों के कुछ और सबूत, कुछ और गवाही आपको सुननी चाहिए आज। पूजा करने का कुछ नहीं देता ना। पूजा करने के पूजा करेगा तो उसको क्या गंद मरता है पूरा, कैसे कैसे बहुत मरता है पूरा, बहुत आदमी मरता है, बाल में पूरा तोड़ते हैं, पूरा ये करता है ना, बहुत दुख करता है ना। चीन के अत्याचार की एक कहानी ये भी है। बौद्ध धर्म को मानने वाले देश चीन ने बौद्ध धर्म पर ही अत्याचार किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे तिब्बत पर कब्जा करना था। दुनिया के सबसे शांतिप्रिय धर्म बौद्ध धर्म के खिलाफ चीन ने हिंसक चरित्र दिखाया। तिब्बत पर कब्जा करने के दौरान चीन ने कई बौद्ध मठों को तोड़ दिया, बौद्ध मठ के लामाओं को जान से मार दिया। एक तरह से चीन ने तिब्बत में बौद्ध धर्म खत्म करने की कोशिश की। ये तस्वीर 1960 के दशक की है, जब चीन ने बौद्ध मठों के लामाओं को गिरफ्तार किया था। तिब्बत में चीन का बौद्ध धर्म पर अत्याचार अभी भी जारी है। 2017 से 2019 के दौरान चीन ने पूर्वी तिब्बत के खाम क्षेत्र में बौद्ध धर्म के कई मठों, शैक्षणिक संस्थाओं और मॉनेस्ट्री के साथ प्रतीक चिन्हों को तहस नहस कर दिया। 88 साल के दौरजे ग्यालपो, जो 1960 में तिब्बत से जान बचाकर भारत में आए थे, उन्होंने बताया कि कैसे चुन चुन कर लामाओं को तिब्बत में मार दिया गया। चीन के सैनिक किसी को भी बौद्ध मठों में पूजा नहीं करने देते थे। लामा के कपड़े उतारे जाते थे, मंदिरों में
थूका जाता था, मंदिरों में पूजा करने से रोका जाता था। ये ऐसी कुछ गवाहियां हैं तिब्बत में चीन के अत्याचार की, जिसे पूरी दुनिया देख ले, समझ ले, ताकि चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने आ सके और दुनिया एकजुट होकर चीन को सबक सिखा सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लद्दाख। यहाँ पर आपको ये समझना है कि लगातार चीन इस इलाके में डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तिब्बत में चीन के अतिक्रमण के समय भारत में तिब्बत को लेकर भारत के बड़े नेताओं के विचार फिलहाल बटे हुए थे। जैसे कि पंडित नेहरू ने कहा कि तिब्बत चीन का आंतरिक मामला है, वहीं सरदार पटेल ने यह कहा कि तिब्बत पर चीन का रवैया, ध्यान से सुनिए पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं और सरदार पटेल का जो स्टैंड था वो एकदम अलग। उन्होंने ये कहा तिब्बत पर चीन का रवैया कपटपूर्ण और साथ ही विश्वासघाती है। ये सरदार पटेल की राय थी। मतलब पटेल कुछ और सोचते थे, नेहरू कुछ और सोचते थे, लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या सोचते थे, आप ये जरूर जानना चाहेंगे। वो कहते थे कि चीन तिब्बत का लुटेरा है। गलती तो यहां तक कही जाती है कि तिब्बत को जो रिकग्निशन दिया गया भारत सरकार की तरफ से, वो भी हमारी एक भूल थी। तो जब पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का अंदरूनी मामला बताया था, तब सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी। और चिट्ठी के बारे में, इस लेटर के बारे में आपको समझना चाहिए। इसके कुछ अंश अब हम स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। तो सरदार पटेल ने यह लिखा, जो कि अमन बताइए दर्शकों को। उन्होंने लिखा कि मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि चीन सरकार हमें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के आडंबर में उलझा रही है। मेरा विचार है कि उन्होंने हमारे राजदूत को भी तिब्बत समस्या शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के भ्रम में डाल दिया है। मेरे विचार से चीन का रवैया, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, चीन का रवैया कपटपूर्ण और विश्वासघाती जैसा ही है। यानी तिब्बत को लेकर पंडित नेहरू और सरदार पटेल की राय बटी हुई थी। तो आप एक चीज सोचिए, तिब्बत को लेकर भी वार्न किया था सरदार पटेल ने नेहरू को, और चीन के संभावित युद्ध को लेकर भी सरदार पटेल ने नेहरू को आगाह किया था कि चीन से हिंदी चीनी बाय बाय, भाई भाई या पंचशील समझौते के चक्कर में मत पड़िए, चीन धोखा देगा। ये सरदार पटेल ने आगाह किया था। अब चीन से जुड़ा एक और बड़ा सवाल, क्या चीन ने भारत में कोरोना फैलाने की, फिर से सुनिए, क्या चीन ने भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रची थी? क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? दरअसल दिल्ली के तबलीगी मरकज को चीन ने कोरोना सेंटर की तरह क्या इस्तेमाल किया, ये सवाल खड़ा हुआ है। क्या चीन की साजिश में मौलाना साद भी बराबर का हिस्सेदार था? महामारी का मौलाना साद। ये सवाल इसलिए उठ रहे क्योंकि जिस वक्त चीन में कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा था, जिस वक्त लोग वुहान और चीन जाना ठीक नहीं समझ रहे थे, ठीक उसी वक्त मौलाना साद ने 7 चीनी नागरिकों को दिल्ली के मरकज में बुलाया था। यह खुलासा हुआ है जांच के दौरान। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया। दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज देश में कोरोना फैलाने वालों का सबसे बड़ा सेंटर कैसे बना? चीन के कोरोना वायरस ने इस बिल्डिंग में मौजूद जमातियों को कैसे अपना शिकार बनाया, इसकी पूरी वजह अब साफ होने लगी है। दिल्ली के तबलीगी मरकज में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 चीनी नागरिक मौजूद थे। वो भी जब चीन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 80,000 के पार हो चुकी थी। जब दुनिया का हर देश चीन से दूरियां बढ़ा रहा था, तब मौलाना साद ने 7 चीनी नागरिकों को अपनी जमात में शामिल किया था। उनकी मेहमान नवाजी की थी और अंजाम ये हुआ कि चीन का कोरोना वायरस जमात में फैले लोगों के बीच फैल गया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आए 7 चीनी नागरिकों को मौलाना साद ने अवैध तरीके से मरकज में रखा। निजामुद्दीन मरकज का चीनी कनेक्शन, क्राइम ब्रांच की जांच में ये बात सामने आई है कि जिस वक्त चाइना में कोरोना वायरस अपने उफान पे था, उस वक्त 7 चीनी जमाती निजामुद्दीन मरकज में आए थे और उनके आने की इजाज़त खुद मौलाना साद ने दी थी। उनके रहने का इंतजाम मौलाना साद ने ही करवाया था और इसकी जानकारी मौलाना साद ने एजेंसियों को नहीं दी, उनसे ये बात छुपाई गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या चीन ने जानबूझकर अपने नागरिकों को भारत भेजा था और क्या चीन ने भारत में कोरोना फैलाने के लिए मौलाना साद का इस्तेमाल किया? क्या मौलाना साद का चीन और उसकी साजिश से कोई कनेक्शन है? क्योंकि जिस वक्त दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में 7 चीनी नागरिक मौजूद थे, उस समय दिल्ली में कोरोना के गिने चुने ही मरीज थे। 13 मार्च तक दिल्ली में कोरोना के 6 मामले थे। पूरे देश में संक्रमण के 81 केस थे, जबकि चीन में कोरोना संक्रमण के मामले 80,945 हो चुके थे। 13 मार्च तक दिल्ली में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई थी,
जबकि पूरे देश में कोरोना से सिर्फ 2 मरीजों की जान गई थी। चीन में 13 मार्च तक 3180 मरीजों की मौत हो चुकी थी। चीन के नागरिक किस रास्ते भारत आए इसकी जांच हो रही है, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आए चीनी नागरिकों ने नियमों का उल्लंघन किया और जमात में शामिल हुए। इस अपराध में मौलाना साद ने उनकी मदद की, इसीलिए वो कानून तोड़ने के आरोपी हैं। प्रमोद शर्मा के साथ राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। देश हित में अब बात करेंगे चीन की इंटरनेशनल घेराबंदी की। गलवान में चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलकर बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत साउथ चाइना सी में चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें, साउथ चाइना सी में भारत और अमेरिका की दोस्ती चीन पर भारी पड़ेगी। मतलब भारत और अमेरिका की यारी चीन पर भारी। और अब अमेरिका ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने का एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। यहाँ पर आपको समझना है आपको कि चीन को ये भ्रम है कि एशिया में उसकी ताकत सबसे ज्यादा है, वो खुद को महाशक्ति मानता है। लेकिन अमेरिका की एक संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक पूरे एशिया में चीन के चारों तरफ 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान मौजूद हैं। 2 लाख से ज्यादा चीन के चारों तरफ। और आपको बता दें, ये किसी भी हालत से निपटने में सक्षम है। भारत से लगभग 2000 किलोमीटर है हिंद महासागर। वहां पर अमेरिका का डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा है। यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों की नौसेना मौजूद है। अमेरिका यहां से चीन की नौसेना की हर गतिविधि पर नजर रखता है, निगरानी करता है। इसके बाद जापान की बात करें तो जापान में अमेरिका की तीनों सेनाओं के कुल 10 अड्डे हैं। जापान में तीनों सेनाओं के 10 अड्डे, और इसका सीधा सा मतलब 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर के इलाके में निगरानी कर सकता है। जापान के करीब ही मौजूद है गुआम, जो प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। चीन और उत्तर कोरिया की हरकतों पर यहां से नजर रखी जा सकती है। 5000 अमेरिकी सैनिकों की यहां पर तैनाती है। यहां से भी चीन की घेराबंदी करना संभव है। और अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी कौन है जानते हैं आप? बता देते हैं, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के लगभग 28,000 सैनिक तैनात हैं। चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया में ये सैन्य अड्डे अमेरिका के लिए बड़ी ताकत का काम। इसके अलावा आप जानते हैं, फिलीपींस में अमेरिका सेना का बेस है। चीन के दुश्मन ताइवान के साथ अमेरिकी सेना ट्रेनिंग और निगरानी करती है। और अफगानिस्तान में भी आपको बता दें, अमेरिका के 14,000 सैनिक मौजूद है। तो चीन इस बार बहुत बुरा फंस गया, बहुत बुरी तरह से घिर गया। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है अमन कि अमेरिका और चीन के बीच जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो सकता है। अमेरिका इस युद्ध में भारत का साथ चाहता है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य सलाहकार स्टीव बेनन के मुताबिक साल 2020 से 2025 के बीच अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है। स्टीव बेनन की थ्योरी है कि दुनिया में सबसे आगे बने रहने के लिए अमेरिका को हर 80 सालों में एक युद्ध की जरूरत होती है, जीतने की जरूरत होती है। अब जरा याद कीजिए, अमेरिका की आजादी का युद्ध वर्ष 1780 में लड़ा गया था और फिर इसके 80 वर्षों के बाद यानी 1860 में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरा विश्व युद्ध इसके लगभग 80 वर्षों बाद यानी 1940 में हुआ था। इस समय दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए भी 80 वर्ष हो चुके हैं। कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिर वही सवाल है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, चीन के साथ युद्ध क्या 2020 क्वेश्चन मार्क। इस थ्योरी का मतलब है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका का साथ साथ आना बहुत जरूरी है, वक्त की जरूरत भी है। लेकिन इस गठबंधन में भारत को अपने हितों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। और आपसे हम ये बताना चाहेंगे कि तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि भारत को भले ही अमेरिका का साथ मिल रहा हो, लेकिन भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लगातार बरकरार रखे हुए है। चीन के खिलाफ चल रहे तनाव के बीच अब वक्त ये भी आ गया है कि जिंदगी से चीन को कम किया जाए। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेना की वर्दी पहने एक शख्स लोगों से चीन के ऐप डिलीट करने की, हटाने की अपील कर रहे हैं। हो सकता है वीडियो आप तक पहुंचा होगा, लेकिन हम एक चीज क्लियर कर दें, जी न्यूज़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये संदेश सुनना आपको जरूर चाहिए। हो सकता है आपने सुना भी। सुनिए। हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं चाइना बॉर्डर पालिन कोलोरियांग, और रोड जो है वो नहीं है, फिर भी इन रोडों के सहारे हमें वहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि एक जगह पर आने के बाद में रोड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से हमें जाना होता है।
और ये हमारा ट्रक है जिससे हम लोग जा रहे हैं। तो बढ़िया है, आप उधर मस्त रहिए, हम लोग इधर देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप लोग भी उधर थोड़ा सा चाइना के ऐप को डिलीट करो यार, बायकॉट करो उनका और उनके प्रोडक्ट्स को भी बायकॉट करो यार। मतलब कि हम लोग इधर देशभक्ति जगाओ अपने दिल में, हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना, करो यार, अच्छा लगेगा हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। और इस वीडियो को देखकर अमन शिक्षक सुधारक सोनम वांगचुक की याद आ गई। उन्होंने साफ साफ ये कहा था सेना बुलेट से चीन को जवाब देगी और भारतीय वॉलेट से। सैनिक की अपील है, जरूर उस पर अमल करिए। कोई पर्सनल लड़ाई तो सेना लड़ नहीं रही, आपके और हमारे लिए अगर बॉर्डर पर है तो सैनिक की अपील तो जरूर शायद आपको अंदर तक झकझोरेगी। वैसे पूरे देश से अब यही आवाज आ रही है कि चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए। इसलिए जी न्यूज आपसे कह रहा है कि चीन के खिलाफ आप भी देश के स्वदेशी अभियान से जुड़िए। हिंदी चीनी बाय बाय, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी, जी न्यूज ने की थी। सेना के सम्मान में स्वदेशी को अपनाइए, क्योंकि चीन का सामान नहीं, देश का सम्मान बढ़ा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, हैदराबाद, अलीगढ़ से लेकर कोलकाता तक चीन के खिलाफ देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन में बने सामान के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिख रहा है। लोग अब कह रहे हैं कि चीन के लिए भारत का बाजार बंद हो। लोगों का कहना है कि चीन की कंपनियों को भारत छोड़ना होगा। वर्ष 1942 एक आंदोलन भारत की आजादी के लिए खड़ा हुआ था, जिसकी अगुवाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। पूरा देश एक आवाज बन गया था। वो आवाज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अब वर्ष 2020 एक जन आंदोलन की चिंगारी भड़क चुकी है। वो चिंगारी है चीन के संपूर्ण बहिष्कार की। जिसकी अगुवाई देश की जनता कर रही है। ये सामाजिक आंदोलन है जन संकल्प का। देश की जनता सरकार से मांग कर रही है कि चीन की कंपनियों को भारत में मिले सभी कॉन्ट्रैक्ट रद्द हों और भविष्य में भी चीन की कंपनियों को कोई कॉन्ट्रैक्ट न दिया जाए। व्यापारिक संगठनों ने भी चीन से आयात को कम करने के लिए अभियान छेड़ दिया है। सरकार भी चीन पर अपनी सख्ती दिखा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के जरिए साफ संदेश दे चुके हैं। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। और आपने कई बार सुना होगा, अच्छी सेहत के लिए चीनी कम करना जरूरी है और अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी है। और आगे बढ़ते हुए अब देश हित में आपको जी न्यूज का बड़ा खुलासा हम दिखाने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 200 से अधिक युवा पाकिस्तानी वीजा पर सीमा के पार गए थे। फिर से सुनिए, 200 से अधिक युवा जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी वीजा पर सीमा के पार गए थे। ऐसा शक है एजेंसीज को कि इन युवाओं ने वहां आतंक की ट्रेनिंग ली और जब लौट कर आए तो वो गायब हुए। आशंका है कि ये संदिग्ध जो है पुलवामा जैसे हमले को अंजाम देने की कोशिश में है। ये बहुत बड़ी खबर है। और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर इस वक्त की, लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता बताई जा रही है 4.5, 4.5 भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर ये मापी गई है। इसकी डेप्थ है 25 किलोमीटर, जमीन से 25 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र लद्दाख में। और 8:15 बजे ये समय बताया गया है, 8:15 बजे 4.5 की तीव्रता का भूकंप लद्दाख में।
और देश हित में वक्त एक और बड़ी खबर का है, ब्रेकिंग न्यूज का है। आपको बता दें, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात, करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। और इस मुलाकात में आपको बता दें, सेना प्रमुख ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर मौजूदा हालात की जानकारी रक्षा मंत्री को दी है। साथ ही आगे क्या रणनीति होनी चाहिए भारत की, उस पर चर्चा की गई। और भारत की जो तैयारियां हैं, जिनका जायजा जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने 2 दिन के लद्दाख दौरे पर लिया था, उसके बारे में भी सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को बताया, उन्हें ब्रीफ किया है। हमारे साथ कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। कृष्णमोहन, सेना प्रमुख ने ब्रीफ किया है रक्षा मंत्री को 2 दिवसीय जो 2 दिन के लिए लद्दाख दौरे पर थे। अमन सेनाध्यक्ष ने 2 दिन से ज्यादा का वक्त लेह में गुजारा और इस दौरान वो फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गए। खास बात यह है कि सेनाध्यक्ष का ये दौरा, लेह दौरा 22 जून की उस मैराथन मीटिंग के बाद हुआ था जो कोर कमांडर स्तर की भारत और चीन की सेना के बीच में हुई थी। तो सेनाध्यक्ष ने रक्षा मंत्री को उस मीटिंग के बारे में सारी जानकारी दी, LAC की हालात के बारे में जानकारी दी, तैयारियों के बारे में जानकारी दी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है अमन, वो ये है कि आशंका अब ये समझ में आ रही है कि गतिरोध ये बहुत लंबा चल सकता है। और गतिरोध अगर लंबा चलेगा तो किस स्थिति में भारत अपना जो बिल्डअप है उसको सस्टेन करेगा, उसको बनाकर रखेगा और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उतने बड़े इलाके में लगातार फौज को तैयार रखना, फौज को तैनात रखना इतना आसान नहीं होता है। लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन की कई प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि ये गतिरोध लंबा चलने की आशंका लगने लगी है और रक्षा मंत्री को सेनाध्यक्ष ने इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। कृष्णमोहन मिश्रा आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री का बयान आया है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास निर्माण कार्य को रोके। भारत गलवान पर चीन का कोई अधिकार नहीं है, ये भारत का स्टैंड है, बिल्कुल क्लियर है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा का। कृष्णमोहन, चीन में भारत के राजदूत भी उसी बात को दोहराते हुए, एक तो निर्माण कार्य रोका जाए और दूसरा गलवान पर चीन का कोई हक नहीं। भारत का स्टैंड एकदम सख्त, कड़ा, क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज। अदिति, डिप्लोमेटिक जबान में ऐसे स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा कड़े माने जाते हैं और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये जो चीन में भारत के राजदूत हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है। और इसमें भारत ने जो स्थिति पहले कही थी वो स्थिति एकदम साफ कर दी है कि LAC पर निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीन ने बनाया है, निर्माण किया है, चाहे वो अस्थायी हो या स्थायी हो, बंकर्स हो, प्रीफैब्रिकेटेड हट्स हो, ऑब्जर्वेशन पोस्ट हो, उनको हर हालत में हटाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर भारत किसी भी स्थिति में समझौता नहीं कर सकता। और शायद इसीलिए सेनाध्यक्ष ने जो 2.5 दिन का लेह का दौरा किया, उसके बाद जो रक्षा मंत्री को जानकारी दी है, उसमें इस चीज़ को, उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं उससे समझ में आ रहा है कि अब इस गतिरोध के लंबा खींचने की आशंका साफ साफ नजर आ रही है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली कि किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटा जाए। ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि ये बहुत ही सख्त, बहुत ही कड़ा मैसेज, संभवतः डिप्लोमेटिकली अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल विक्रम मिस्री जो कि चीन में भारत के राजदूत हैं, तो एक तरीके से चीन को उसकी सीमा और उसकी हद बताने की कोशिश की गई है कि एक तो LAC पर सभी निर्माण कार्य रोके तुरंत चीन, ये बहुत बड़ा बयान, और दूसरा गलवान पर चीन का कोई अधिकार नहीं बनता, ये भारत का रुख एकदम क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर।